हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम क्रैक इंस्टीट्यूट में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, जो हमारी ये सीरीज़ चल रही है, वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए चल रही है और इसमें मैं उन पॉइंटों को ला रहा हूँ उस टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट कई बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, कई बार एग्जामों में आए हुए हैं। तो हमने सेल का पार्ट फर्स्ट, पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया था। आज सेल का पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे दोस्तों, जिसमें हम सेल ऑर्गेनल्स कंटिन्यू करेंगे जो कल हम पढ़ रहे थे। ओके दोस्तों, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखते हैं आज अपन इसको कैसे कंप्लीट करें, आगे देखते हैं। दोस्तों, जब अपन ने कल स्लाइड खत्म की थी तो लास्ट में एक वर्ड रह गया था, क्रोमोप्लास्ट। जब स्लाइड खत्म हुई थी अपनी दोस्तों, लास्ट में वर्ड रह गया था क्रोमोप्लास्ट, ये रह गया था वर्ड की लवक। तो वर्ड की लवक दोस्तों होता क्या है? वर्ड की लवक क्या होता है? इसमें वसा विलेय कैरोटीनॉइड वर्णक मिलते हैं, वसा में विलेय ऐसे वर्णक मिलते हैं जो वसा में विलेय होते हैं, वसा में घुले हुए होते हैं, जैसे कैरोटीनॉइड वर्णक, जैसे कैरोटीन, जेंथोफिल व अन्य दूसरे भी मिलते हैं। इनके कारण पादपों में यानी पौधों में पीले, नारंगी व लाल रंग दिखाई पड़ते हैं। पीले, नारंगी व लाल रंग दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कैरोटीन जो वर्णक है वो गाजर को रंग प्रदान करता है, और भी पादप हैं लाल रंग दिखाई देते हैं। लाइकोपिन जो टमाटर को रंग देता है। तो ये सब चीजें हमको पढ़नी है दोस्तों। तो ये होता है हमारा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में कौन से वर्णक होते हैं? वसा में विलेय होते हैं, कैरोटीन, जेंथोफिल और भी वर्णक मिलते हैं दोस्तों, जो कैसा रंग प्रदान करते हैं पौधों को? पीला, नारंगी, लाल, ये रंग दिखाई पड़ते हैं। तो दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ना है कि जेंथोफिल और कैरोटीन वर्णक कैसा रंग प्रदान करते हैं पौधों को, पादपों को। तो पीला, नारंगी, लाल रंग दिखाई पड़ते हैं पादपों के कारण, इनके कारण पादपों में ऐसे रंग दिखाई पड़ते हैं। अब दोस्तों ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया था कल का। आज हमें यहां से चालू करना है वैक्यूल यानी रसधानी। वैक्यूल होता क्या है? वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल दोस्तों पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिका की रसधानियां चारों तरफ से एक अर्धपारगम झिल्ली से घिरी रहती हैं, जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट रसधानी की एक झिल्ली होती है, रसधानी की एक झिल्ली होती है टोनोप्लास्ट। जो हमारा कोशिका द्रव होता है, साइटोप्लाज्म होता है, उसमें एक झिल्ली होती है जिसको हम दोस्तों रसधानी कहते हैं। ओके दोस्तों, अब रसधानी में भी दोस्तों एक झिल्ली, कोशिका के अंदर जो रसधानियां होती हैं वो एक अर्धपारगम झिल्ली से घिरी होंगी। रसधानियां जो होंगी वो एक अर्धपारगम झिल्ली से घिरी होंगी, जिसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो ये काफी इंपोर्टेंट है। झिल्ली द्वारा घिरी होती है, एकल झिल्ली होती है ये टोनोप्लास्ट, सिंगल मेम्ब्रेन। कैसी होती है दोस्तों? सिंगल मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट। दोस्तों आपको अच्छे से समझना है, जो वैक्यूल है इसकी झिल्ली होती है टोनोप्लास्ट, जो एकल झिल्ली होती है। कोशिका का रसधानी जो होती है वो कोशिका की, पादप कोशिका की 90% घेरे होती है। कोशिका का 90% घेरे हुई रहती है। पादप कोशिका का 90% घेरे हुई रहती है रसधानी, वैक्यूल पादप कोशिका का। ओके दोस्तों, वैक्यूल इसमें पानी, रस, उत्सर्जित पदार्थ जो इसमें वेस्ट वो भी भरे रहते हैं रसधानी के अंदर। रसधानी के अंदर क्या भरा रहता है? पानी, रस, उत्सर्जित पदार्थ, ये सभी जो कोशिका के लिए आवश्यक नहीं है वो सभी इसके अंदर भरे रहते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि रसधानी वैक्यूल क्या होती है। वैक्यूल की ये झिल्ली है टोनोप्लास्ट, जो कि सिंगल लेयर होती है। तो कोई अगर आपसे पूछो टोनोप्लास्ट किसकी झिल्ली होती है? रसधानी की। इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों वैक्यूल की। वैक्यूल की झिल्ली होती है। आगे चलते हैं। रसधानियां छोटी अथवा बड़ी हो सकती है, यानी वो कह रहा है वैक्यूल जो होती है वो
छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है दोस्तों। सेकंड पॉइंट कह रहा है वो, रसधानियों के अंदर ठोस या तरल पदार्थ भरा रहता है। वैक्यूल के अंदर ठोस या तरल पदार्थ भरा रहता है। मैंने आपको बताया है अभी, उसमें उत्सर्जित पदार्थ, रस, पानी, ये सब भरा रहता है हमारे वैक्यूल के अंदर दोस्तों। ओके दोस्तों। थर्ड पॉइंट, पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका रस या सेल सेफ भरा रहता है, जो कि निर्जीव पदार्थ होता है। पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका रस भरा रहता है, जो कि निर्जीव पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? निर्जीव होता है। ओके दोस्तों, उनके अंदर पादप कोशिकाओं की रसधानियों में यानी प्लांट सेल के अंदर, किसके अंदर दोस्तों? प्लांट सेल। किसके अंदर? प्लांट सेल के अंदर। प्लांट सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर रसधानियों में कोशिका रस भरा रहता है, जो कि निर्जीव पदार्थ होता है। पादप कोशिकाओं में स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। तो प्लांट सेल के अंदर दोस्तों, प्लांट सेल में स्फीति और कठोरता प्रदान करती है। कौन? वैक्यूल। ओके दोस्तों, जो रसधानी होती है दोस्तों, वो पादप कोशिका में स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है प्लांट सेल के अंदर। कौन? वैक्यूल। ओके दोस्तों, वैक्यूल याद रखना है वैक्यूल के बारे में। ये प्लांट सेल का 90% भाग घेरे होती है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। 90% भाग घेरे रहती है, घेरे रहती है। 90% भाग घेरे रहती है प्लांट सेल का। किसका दोस्तों? किसका दोस्तों? प्लांट सेल का। प्लांट सेल का। ओके दोस्तों, 90% भाग घेरे रहती है प्लांट सेल का। और जो टोनोप्लास्ट है, ये सिंगल लेयर होती है, जो कि वैक्यूल की एक लेयर होती है। ओके दोस्तों, कोशिका की रसधानियों के चारों तरफ यानी कोशिका के अंदर जो रसधानी होती है, जो वैक्यूल होती है, उसके ऊपर एक झिल्ली होती है, जो एकल झिल्ली होती है, उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? टोनोप्लास्ट। अच्छे से पॉइंट याद करके जाना है, टोनोप्लास्ट क्या होता है। ओके दोस्तों, जो कि कई बार पूछा जा चुका है। प्लांट सेल में ये स्फीति तथा कठोरता को प्रदान करती है। कौन? वैक्यूल, प्लांट सेल के अंदर। ओके दोस्तों। अमीबा में दोस्तों, अमीबा के अंदर संकुचनशील रसधानी होती है। संकुचनशील रसधानी पाई जाती है। ओके दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है आपको अच्छे से। मैंने बोला अमीबा के अंदर कौन सी रसधानी मिलती है, यानी कौन सी वैक्यूल पाई जाती है। अमीबा के अंदर क्वेश्चन पूछेगा वो हमारे वर्ग 3 में, रेलवे में या एसएससी में पूछेगा वो कि अमीबा के अंदर कौन सी रसधानी होती है। आंसर है हमारा संकुचनशील रसधानी होती है या संकुचनशील रसधानी पाई जाती है। ओके दोस्तों, संकुचनशील वैक्यूल पाई जाती है दोस्तों। और होता है प्रोटिस्ट, होता है उसमें खाद्य वैक्यूल मिलती है। प्रोटिस्ट में जो प्रोटिस्टा होता है, खाद्य वैक्यूल, उसको खाद्य वैक्यूल, फूड वैक्यूल बोलते हैं, वो उसमें पाई जाती है। प्रोटिस्ट में फूड वैक्यूल पाई जाती है, ये भी पूछा जा चुका है। ओके दोस्तों, वो मैं आपको टेक्सोनॉमी में पढ़ाऊंगा प्लांट में। तो दोस्तों, ये हमारा वैक्यूल था, हमारी रसधानी थी, जो कोशिका का, प्लांट कोशिका का 90% भाग घेरे रहती है। प्लांट कोशिका का 90% भाग घेरे रहती है। कौन? वैक्यूल यानी रसधानी। ओके दोस्तों, टोनोप्लास्ट रसधानी की झिल्ली होती है, जो कि एकल झिल्ली होती है। ओके दोस्तों, पादप कोशिका में ये स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है रसधानी। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको? तो ये अच्छे से आपको समझते चलना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छे से आपको समझना है रसधानी क्या होती है, वैक्यूल क्या होता है, प्लांट सेल का कितने % घेरा रहता है, इसकी झिल्ली कौन है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। पॉइंट आपको बहुत वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है। ओके दोस्तों, अब अपन अगली तरफ चलते हैं। लाइसोसोम आने वाला है अपना, लाइसोसोम। अगला कोशिका अंग अपना क्या है? लाइसोसोम।
लाइसोसोम। लाइसोसोम दोस्तों क्या होता है? लाइसोसोम यह जंतु कोशिकाओं में पाए जाने वाला, कौन सी कोशिकाओं में दोस्तों? जंतु कोशिकाओं में पाए जाने वाला लाइसोसोम जंतु कोशिकाओं में पाए जाने वाला झिल्लीबद्ध अंगक होता है। यानी इसके ऊपर भी झिल्ली होती है, इसके ऊपर भी मेम्ब्रेन होती है। इसके ऊपर? लाइसोसोम के ऊपर भी मेम्ब्रेन होती है। लाइसोसोम के ऊपर भी मेम्ब्रेन होती है, झिल्लीबद्ध अंगक होते हैं जो कोशिका के पाचन तंत्र, कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में कार्य करते हैं दोस्तों ये लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होते हैं कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। इसमें दोस्तों लाइसोसोम के अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो कोशिकीय अवशिष्ट, बाहरी कणों और अंतःग्रहण पदार्थों को विघटित करते हैं, यानी तोड़ देते हैं। कोशिकीय अवशिष्ट, अवशिष्ट मतलब जो बेकार पदार्थ होता है कोशिका के अंदर, मटेरियल, वेस्ट मटेरियल होता है, उसको तोड़ देते हैं। जो बेकार कोशिका, टूटी फूटी कोशिका है उसको तोड़ देते हैं। कौन? लाइसोसोम। कौन? लाइसोसोम। इनके अंदर पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेज, हाइड्रोलेज, ये सभी एंजाइम्स हमारे लाइसोसोम्स में पाए जाएंगे जो कि पाचक एंजाइम्स होते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, इसकी खोज किसने की दोस्तों? लाइसोसोम की खोज पूछा जा चुका है पेपर के अंदर दोस्तों। दोस्तों लाइसोसोम के बारे में पेपर के अंदर पूछा जा चुका है, कई बार पूछा है कि खोज किसने की? डी डोवे। डी डुबे, डी डुबे ने की थी। डी डुबे ने की थी। इसकी खोज डी डुबे ने की थी 1955 में। ओके दोस्तों, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे ने की थी 1955 में की थी। और अच्छे से इन पॉइंटों को, लाइनों को याद रखना है। इसमें पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं लाइसोसोम के अंदर, जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, झिल्लीबद्ध होते हैं। कौन? लाइसोसोम। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। इसकी खोज किसने की? डी डुबे ने की थी 1955 में। आगे चलते हैं दोस्तों। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या, सुसाइड बैग, सुसाइड बैग बोलते हैं सेल का लाइसोसोम को। ऐसा क्यों कहते हैं दोस्तों? जब ये सेल के अंदर ही सेल को फट जाती है तो वो सेल को, सेल ऑर्गन्स को लाइसोसोम खाने लगता है, जिससे इसे हम लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। सेल ऑर्गन्स को ये खाने लगता है लाइसोसोम ऐसे, तो उसको हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। ओके दोस्तों, अपने अंदर जो पाए जाते हैं इसके अंदर लाइसोसोम, वो उसको कोशिका के अंदर खाने लगेगा दोस्तों, तो इसको हम आत्महत्या की थैली बोल देते हैं। कोशिकांगों को खाने लगता है, इसलिए लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली बोलते हैं दोस्तों। ध्यान रखना है हमको अच्छे से दोस्तों। ये लाइसोसोम जो होता है इसका निर्माण कैसे होता है? लाइसोसोम का निर्माण अंतःप्रद्रव्य जाल का, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी काय के द्वारा लाइसोसोम का निर्माण होता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपरेटस। ओके दोस्तों, इसके द्वारा इसका निर्माण होता है किसका? लाइसोसोम का। लाइसोसोम का निर्माण कैसे होता है दोस्तों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी के द्वारा इसका निर्माण होता है। इसे कोशिका की सफाई कर्मी कहते हैं। ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है ये वाला। इसे कोशिका का सफाई कर्मी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं कोशिका के अंदर, जो टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं, उनको ये खा जाता है, तो इनको कोशिका का सफाई कर्मी भी कहते हैं। किसको? लाइसोसोम को कोशिका का सफाई कर्मी कहा जाता है। लाइसोसोम को कोशिका का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी के द्वारा लाइसोसोम का निर्माण होता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। वेरी वेरी पॉइंट है दोस्तों। मैं उन्हीं पॉइंटों को लेके आया हूं जो एग्जामों में पूछे जाते हैं, जो एग्जामिनर का उन पर फोकस रहता है। उन्हीं लाइनों को मैं
अच्छे से यहाँ पे आपको कवर करा रहा हूँ। सारी एनसीईआरटी की लाइनें हैं, एनसीईआरटी की उन लाइनों को अच्छे से आपको कवर करके जाना है एग्जाम के अंदर, जो कि आपको वर्ग 3 चयन परीक्षा में जरूर मिलेगा 100%। और रेलवे के अंदर एसएससी, रेलवे, इन सभी में आपको टकराएंगे ये क्वेश्चन दोस्तों। यह आरबीसी में अनुपस्थित होता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट बात है दोस्तों ये। आरबीसी में क्या होता है, अनुपस्थित होता है। कौन? लाइसोसोम। कौन दोस्तों? लाइसोसोम। आरबीसी में अनुपस्थित होता है हमारा लाइसोसोम। ओके दोस्तों, लाइसोसोम जो होता है वो आरबीसी में नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम में पाए जाने वाले एंजाइम्स, लाइसोसोम में एंजाइम्स कौन से पाए जाते हैं दोस्तों? मैंने अभी आपसे कहा था कि लाइसोसोम में पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं दोस्तों। लाइसोसोम में पाचक किस एंजाइम पाए जाते हैं? जैसे प्रोटीएज, ये प्रोटीन का पाचन करता है। राइबोन्यूक्लिएज, ये न्यूक्लिएज का करता है। फॉस्फेट, कार्बोहाइड्रेज, हाइड्रोक्सिलेज, ये सभी एंजाइम्स हमारे लाइसोसोम्स में पाए जाते हैं दोस्तों। हाइड्रोलेज, ओके दोस्तों, ये सभी एंजाइम्स पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, ये सभी जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं उसे कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं अपन। दोस्तों इन लाइनों को अच्छे से पढ़ना है। लाइसोसोम में पाए जाने वाले एंजाइम्स प्रोटीएज, राइबोन्यूक्लिएज, फॉस्फेट, कार्बोहाइड्रोलेज। ओके दोस्तों, ये सभी एंजाइम्स लाइसोसोम में पाए जाते हैं। ओके, पाचक एंजाइम्स होते हैं दोस्तों, ये पाचन करते हैं। आरबीसी में ये अनुपस्थित होता है लाइसोसोम। ओके दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, लाइसोसोम ये होता है, इसके ऊपर ये मेम्ब्रेन है दोस्तों, ये अंदर से लाइसोसोम है दोस्तों। ये दिख रहा है हमको लाइसोसोम, ये हमारी सेल है। ओके दोस्तों, ये हमारी गोल्गी बॉडी है दोस्तों, गोल्गी बॉडी है दोस्तों ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया है दोस्तों। ओके दोस्तों, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है दोस्तों। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ओके, ये हमारा लाइसोसोम है जो यहाँ पे दिया गया है आपको, ऐसा दिखता है लाइसोसोम। ये उसके अंदर एंजाइम्स पाचक, ये लेयर है उसकी लाइसोसोम की दोस्तों। ओके दोस्तों, तो ये अच्छे से आपको पढ़ के जाना है ये सभी चीजें। ये इसका डायग्राम है, ये सेल है हमारी पूरी, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, ये लाइसोसोम का डायग्राम है दोस्तों। ओके दोस्तों, कार्य क्या है इसके? अंतःकोशिकीय पालन करता है, मृत कोशिकाओं को नष्ट करता है। जो कोशिकाएं मर जाती हैं उनको नष्ट करता है, खा लेता है उनको लाइसोसोम। ओके दोस्तों, ध्यान रख के चलना है। प्रोटीन संश्लेषण में भी सहायता करता है हमारा जो लाइसोसोम होता है दोस्तों, वो प्रोटीन संश्लेषण में भी सहायता करता है। ओके, मृत कोशिकाओं को नष्ट करता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। इसके कार्य हैं, अंतःकोशिकीय का पालन करता है। अब इससे संबंधित कुछ रोग भी दिए गए हैं दोस्तों, लाइसोसोम से संबंधित कुछ रोग भी दिए गए हैं। संबंधित रोग, गुचर रोग, पोपैक्स रोग, टेसेक्स रोग, टेसेक्स होगा, टेसेक्स रोग, ये दोस्तों हमारे लाइसोसोम से होते हैं। ये सभी किससे होते हैं दोस्तों? लाइसोसोम से होते हैं दोस्तों रोग। इसमें क्या होता है, ये सभी अनुवांशिक रोग हैं, ये सभी अनुवांशिक रोग होते हैं दोस्तों। इसमें हमारा वसा का संश्लेषण रुक जाता है, ओपेवर है, ये टी-सेक्स रोग है, ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ओके दोस्तों, तो आपको ये सभी अच्छे से याद करके जाना है, अच्छे से पढ़ के जाना है कि गुचर रोग किससे होता है? लाइसोसोम से होता है। पोम्स रोग किससे होता है? लाइसोसोम से होता है। टे-सेक्स रोग किससे होता है? लाइसोसोम से होता है। ओके दोस्तों, ये सभी अनुवांशिक रोग हैं, ये सभी अनुवांशिक रोग होते हैं। ओके दोस्तों, ये हमारा टी-सेक्स रोग होता है, 15 क्रोमोसोम्स का ये पाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको, ये हमारा हो गया है लाइसोसोम, ए है, इसका डायग्राम है दोस्तों। ये लाइसोसोम के बारे में महत्वपूर्ण लाइनें दी गई हैं, आपको अच्छे से पढ़ना है इन लाइनों को, जो पूछे गई है कई बार एग्जामों में आई हुई है दोस्तों। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को इन लाइनों से आपको यहाँ से
क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, 10% मिलेंगे दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से। कोशिका का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। आरबीसी में लाइसोसोम पाया जाता है? बिल्कुल नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की कोशिका, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं दोस्तों। ये जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, झिल्ली वृद्धंगक होता है, इसमें पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसकी खोज डी डुबे ने की थी 1955 में। तो ये सभी बातें आपको मैंने बता दी हैं और इन सभी को दोस्तों अच्छे से पढ़ के जाना है, अच्छे से रीड करके जाना है दोस्तों आपको, ठीक है दोस्तों। अच्छे से लाइसोसोम से संबंधित गुचर रोग, कॉम्पैक्स रोग, टी सेक्स रोग, ये लाइसोसोम से संबंधित रोग होते हैं बेटा। अगला सेल ऑर्गेनल्स हमारा आ गया है दोस्तों, अगला सेल ऑर्गेनल्स हमारा आ गया है दोस्तों अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके दोस्तों, क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं दोस्तों। अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्म का अर्थ है जीव द्रव और रेटिकुलम का अर्थ है एक प्रकार का जाल या जालिका। दोस्तों एंडोप्लाज्म का अर्थ क्या है? एक प्रकार के जाल या जालिका, जाल जैसा, ऐसा। ये रेटिकुलम है। ओके दोस्तों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसकी खोज अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखना है। इसकी खोज तथा नामकरण पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। एक पोर्टर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ओके दोस्तों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज उन्होंने की थी। दूसरा पॉइंट है हमारा दोस्तों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को झिल्लियों का तंत्र भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को झिल्लियों का तंत्र भी कहा जाता है, मेम्ब्रेन सिस्टम भी कहा जाता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद करके जाना है आपको अच्छे से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को झिल्लियों का तंत्र भी कहा जाता है। ओके दोस्तों, झिल्लियों का तंत्र भी कहा जाता है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों। ओके दोस्तों, अच्छे से ध्यान रखना है आपको। यह परिपक्व आरबीसी को छोड़कर, यानी मैच्योर आरबीसी को छोड़कर, मैच्योर आरबीसी को छोड़कर सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यानी यह भी आरबीसी में नहीं मिलेगा। यह परिपक्व आरबीसी को छोड़कर सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। तो यह भी आरबीसी में एब्सेंट रहता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम्स भी एब्सेंट रहता है आरबीसी में। ओके दोस्तों, यह परिपक्व आरबीसी को छोड़कर सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। तो दोस्तों इन लाइनों को आपको अच्छे से करके जाना है, और ऐसा नहीं है कि आप क्लास ले नहीं रहे हो, और लगातार अच्छे से क्लास लीजिए, उनको समझिए, अपने नोट्स बनाइए, थ्योरी को पढ़िए। ये आपके नोट्स उन लाइनों एनसीईआरटी को चुने गए हैं जो कई बार पूछी गई हैं। उन्हीं लाइनों को मैं आपको टॉपिक्स बना के लाया हूं, जिससे वो लाइनें पूछी जा चुकी हैं एग्जामों के अंदर। आपको इसे अच्छे से कवर करके जाना है। ये सभी एनसीईआरटी से रिलेटेड लाइनें हैं। ओके दोस्तों, और देखना है आपको अपरिपक्व आरबीसी को छोड़कर सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं अपन। मांसपेशियों में एंडोप्लाज्मिक को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। दोस्तों मांसपेशियों में हम इसे क्या बोलेंगे? दोस्तों मांसपेशियों में हम इसे क्या बोलेंगे? मांसपेशियों में हम इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? मांसपेशियों में हम इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? मांसपेशियों में एंडोप्लाज्मिक को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। तो आज से दोस्तों अच्छे से समझ लीजिए कि मांसपेशियों में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, जिसमें कैल्शियम की अधिकता होती है, जिसमें कैल्शियम की यानी सीए, कैल्शियम, सीए कैल्शियम की अधिकता होती है। ओके दोस्तों, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है जिसमें कैल्शियम की अधिकता होती है। दोस्तों कॉमन सी बात है, मांसपेशियों में हमारे कैल्शियम तो होता है, इसकी कमी से हमें थकान आ जाती है अगर, तो ये कैल्शियम की अधिकता होती है। ओके दोस्तों, कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मांसपेशियों में पाया जाता है। दोस्तों मांसपेशियों में एंडोप्लाज्मिक को क्या बोलेंगे?
सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है जिसमें क्या होगा, कैल्शियम की अधिकता होगी, कैल्शियम की अधिकता होगी। इसकी खोज किसने की है, पोटर नामक वैज्ञानिक ने की है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को झिल्लियों का तंत्र भी कहा जाता है। झिल्लियों का तंत्र किसे कहा जाता है, अगर किसी ने पूछा हमसे, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को झिल्लियों का तंत्र कहा जाता है, यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका को झिल्लियों का तंत्र कहा जाता है। ओके दोस्तों, आपको लाइनों को अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है, रीड करके जाना है अच्छे से आपको इन सभी को, ठीक है। एआरबी मैच्योर आरबीसी को छोड़कर ये सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलेंगे, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपके, प्रोकैरियोटिक्स में नहीं मिलते हैं। कोई भी कोशिका अंगक प्रोकैरियोटिक्स में नहीं मिलेगा सिवाय राइबोसोम्स के। राइबोसोम्स पाया जाता है प्रोकैरियोटिक्स में भी और यूकैरियोटिक्स में भी। ओके दोस्तों, तो आपको समझ के अच्छे से चलना है, ठीक है। ओके, आगे बढ़े, चलें आगे। क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसा दिखता है, जालिका जैसा दिखता है। ओके दोस्तों, जाल बना लेता है, नेटवर्क बना लेता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अच्छे से समझना है, जाल या जालिका जैसा दिखता है, जाल या जालिका बना लेता है, उसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये देखिए, इसको हम अभी आपके सामने लेके आते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है हमारा, ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके दोस्तों, ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो टाइप्स का होता है एंडोप्लाज्मिक, SER। एक होता है दोस्तों हमारा RER। एक क्या होता है हमारा दोस्तों, एक हमारा होता है RER। दोस्तों S का मतलब क्या है हमारा, स्मूथ। E का मतलब क्या है, एंडोप्लाज्मिक। R का मतलब क्या है, रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ मतलब चिकना। ओके दोस्तों, स्मूथ मतलब चिकना, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। S का मतलब स्मूथ, E का मतलब एंडो, R का मतलब रेटिकुलम। ओके दोस्तों, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। R को बोलते हैं रफ। R को क्या बोलेंगे दोस्तों, रफ। R को क्या बोलते हैं हम, रफ। रफ एंडो, रफ एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। आर से क्या बोलेंगे, रेटिकुलम। ओके दोस्तों, ये आपको अच्छे से समझना है क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं आपको बता दे रहा हूं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो पार्ट होते हैं, एंड दो भागों, एक होता है स्मूथ, एक होता है रफ। अच्छे से समझना है दोस्तों, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ का मतलब होता है खुरदरा। रफ का मतलब क्या होता है दोस्तों, खुरदरा, जो खुरदरी चीजें होती है वो। ओके, खुरदरा, खुरदरा दिखता है, एक खुरदरा देखेगा हमको, जो रफ वाला दिखता है वो खुरदरा देखेगा। देखिए, देखिए खुरदरा दिख रहा है जी इस तरफ, और इस पे खुरदरे पर क्या दिख रहे हैं जी, गोल गोल दिख रहे हैं आपको। देखिए दोस्तों, ये दिख रहे हैं खुरदरे पर गोल गोल दिख रहे हैं दोस्तों, ये आपको, ये दोस्तों होते हैं हमारे क्या, राइबोसोम्स। ये होते हैं क्या हमारे दोस्तों, राइबोसोम्स। क्या होते हैं दोस्तों, राइबोसोम्स। ये होते हैं हमारे राइबोसोम्स। तो दोस्तों आज से आप समझ गए होंगे कि राइबोसोम्स किस एंडोप्लाज्मिक में पाए जाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं, लेकिन कौन से पर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइट पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स कहां पाए जाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, SER पर नहीं। चिकनी जो एंडोप्लाज्मिक होगा, जो रेटिकुलम होगा, उस पर नहीं पाए जाएंगे राइबोसोम्स। ओके दोस्तों, ये हमारी सिस्टरनी होती है, ये हमारी सिस्टरनी होती है, ये है ना, ये सिस्टरनी है, ये सिस्टरनी है दोस्तों, ये जिन्हें हम सिस्टरनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टरनी। ओके, ये दिख रहा है, ये सिस्टरनी का स्पेस है, ये सिस्टरनी का स्पेस है, इसलिए इसे सिस्टर्नल स्पेस बोलते हैं, सिस्टर्नल स्पेस बोलते हैं दोस्तों। ये हमारा न्यूक्लियस है दोस्तों, ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से सटी रहती है। देखिए एक जाल बना लिया इन्होंने, देख लिए, ये जाल बना लिया है ऐसा, मैंने आपको बताया था ना, ये जाल बना लिया है इन्होंने, देखिए ये जाल सा बना लिया है, देखिए ऐसा, देखिए
ये जाल सा बना लिया है, इन्होंने बना लिया है, इसलिए इसको जाल या जालका की तरह बोलते हैं। जाल बना लेता है, नेटवर्क बना लेता है, न्यूक्लियस से ये लगा रहता है। देखिए आप, तो दोस्तों सेल के अंदर ये होती है हमारी न्यूक्लियस के बाद ये लगा रहता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो पार्ट होते हैं हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। दोस्तों कितने पार्ट होते हैं? दो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके दोस्तों, दो टाइप्स की ये मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। यहाँ पे हमारा लिपिड्स यहाँ पे लिपिड का संश्लेषण होता है। लिपिड का संश्लेषण होता है। तो दोस्तों आपको बताना है, अगर उसने पूछा लिपिड का संश्लेषण कहां होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होता है, एसईआर पर होता है लिपिड का संश्लेषण। लिपिड का संश्लेषण कहां होता है? एसईआर पर होता है। ओके दोस्तों, प्रोटीन्स वगैरह जहां राइबोसोम्स होंगे वहां प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और राइबोसोम्स कहां पाए जाते हैं दोस्तों? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाते हैं राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स कहां पाए जाते हैं दोस्तों? हमारे देखिए इधर राइबोसोम्स ये मिल रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। ये देखिए ये मिल रहे हैं राइबोसोम्स, ये मिल रहे हैं देखिए राइबोसोम्स। और जहां दोस्तों राइबोसोम्स पाए जाएंगे वहां किसका संश्लेषण होगा? वहां पर संश्लेषण होगा किसका? प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का। प्रोटीन का। प्रोटीन का संश्लेषण होता है। दोस्तों आपको ये बात अच्छे से समझनी है, बहुत ज्यादा अच्छे से, कि प्रोटीन का संश्लेषण किस तरफ होता है। प्रोटीन का संश्लेषण किस तरफ होता है दोस्तों? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होता है, बिल्कुल होता है। लिपिड का संश्लेषण कहां होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होता है, नहीं चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका पर होता है। हिंदी में बोलेंगे चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्तों? चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। इंग्लिश में बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? चिकनी। ठीक है, चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका जिस पर लिपिड का संश्लेषण होता है। दोस्तों ये हमारी क्या है? रफ, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरी, खुरदरी, खुरदरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका। खुरदरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, वहां पर ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ओके दोस्तों, ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारा दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छे से समझना है दोस्तों आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहां से क्वेश्चन पूछेगा वो। ठीक है, तो खुरदरी राइबोसोम्स कहां पाए जाएंगे? खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, चिकनी पर नहीं। राइबोसोम्स खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाएंगे, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। और दोस्तों जहां राइबोसोम्स पाएंगे वहां पर ही प्रोटीन का संश्लेषण होगा। वहां पर ही प्रोटीन का संश्लेषण होगा। जहां पर राइबोसोम्स मिलेंगे वहीं प्रोटीन का संश्लेषण होगा। ओके दोस्तों, मैंने अभी आपको और बताया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या होता है। यहाँ लिपिड का संश्लेषण होता है। क्या इसका संश्लेषण होता है दोस्तों? लिपिड का संश्लेषण होता है। लिपिड्स का संश्लेषण होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, यानी चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका पर लिपिड का संश्लेषण होता है। ये हमारा न्यूक्लियस है, यानी केंद्रक है। ओके दोस्तों, ओके, आई बात समझ में? चले आगे, चले आगे अपन लोग। ये देखिए ये अच्छे से, ये राइबोसोम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर मिल रहे हैं, आरईआर पर मिल रहे हैं हमारे, जो कि कैसी होती है? खुरदरी होती है, वहां राइबोसोम्स मिल रहा है। चिकनी, ये चिकनी है, इस पर हमारा देखिए इस पर राइबोसोम्स नहीं मिलते हैं, यहाँ पर लिपिड का संश्लेषण होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट होते हैं, एसी आर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको बोलते हैं चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका। इसको बोलते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका। खुरदरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका। ओके दोस्तों, ठीक है।
चिकनी अंतःद्रव्यीय जालिका, इसको बोलते हैं हम खुरदरी अंतःद्रव्यीय जालिका। ओके दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है आपको अच्छे से। दो पार्ट होते हैं इसके, ठीक है। ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको मैंने आपको अच्छे से समझाया है। ये हमारी सिस्टर्नी है, इस सिस्टर्नी का स्पेस है खाली, ये सिस्टर्नल स्पेस है, ये सिस्टर्नी है ये। ओके दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है, अच्छे से याद रखना है आपको। ओके दोस्तों, चलें आगे। देखिए आज अपन ने बहुत अच्छे से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कवर किया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्राद्रव्यीय जालिका, अंतःप्राद्रव्यीय जालिका। ओके दोस्तों, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। दोस्तों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्राद्रव्यीय जाल का 3 प्रकार के घटकों का जाल है। यानी ये जाल जो होता है, मैंने आपको बताया था ये नेटवर्क ऐसे बना था बेटा, आपने देखा था ये ऐसे बना था जो कि केंद्र से चिपका था। वो कितने घटकों से मिलकर बना होता है? एक था सिस्टर्नी, आपने देखा, एक था वेसिकल्स और ट्यूबुल यानी नलिकाएं। सिस्टर्नी, पुटिका, नलिकाएं, इन 3 प्रकार के घटकों का जाल होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किन 3 घटकों का जाल होता है? सिस्टर्नी, दूसरा पुटिका, तीसरी नलिकाएं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों इनको? सिस्टर्नी, वेसिकल्स, ट्यूबुलाई। ओके, ठीक है, नलिकाएं, ट्यूबुलाई यानी नलिकाएं, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा ये था, इसके 3 प्रकार के घटकों का जाल होता है। ये आपके सामने है, ठीक है। ये मैंने आपको डायग्राम बताया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, यानी अंतःप्राद्रव्यीय जालिका का हमने डायग्राम देखा है। अंतःप्राद्रव्यीय जालिका का हमने क्या देखा है दोस्तों? डायग्राम देखा है, ठीक है। चलें आगे, चलें। ओके दोस्तों, देखिए अब आ गया गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी, ठीक है, गोल्गी बॉडी, नया सेल ऑर्गेनल्स हमारे पास क्या आ गया है? गोल्गी बॉडी, गोल्गी एपरेटस, ठीक है दोस्तों, गोल्गी एपरेटस। इसको पहली बार तंत्रिका कोशिका में, इसमें दोस्तों मैंने क्या बोला आपसे? गोल्गी बॉडी की बात कर रहा हूं, गोल्गी बॉडी। इसकी पहली बार तंत्रिका कोशिका में केंद्रक के पास कैमिली गोल्जी ने देखा। केंद्रक के पास कैमिलो गोल्जी ने देखा। कैमिलो गोल्जी कौन थे? साइंटिस्ट थे। कैमिलो गोल्जी ने केंद्रक के पास एक तंत्रिका कोशिका में, केंद्रक के पास कैमिलो गोल्जी ने देखा तंत्रिका जैसा जाल, उसमें इस संरचना को नाम उन्होंने गोल्जी काय दे दिया है। किसने दिया था? कैमिलो गोल्जी ने। तो गोल्गी बॉडी की खोज किसने की थी दोस्तों? कैमिलो गोल्जी ने की थी। गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपरेटस, कुछ भी बोल दो, एक ही बात है। खोज किसने की? कैमिलो गोल्जी ने की, ठीक है दोस्तों। इन्होंने इसकी संरचना को गोल्जी काय नाम दे दिया, इसकी संरचना को क्या दे दिया? गोल्जी काय नाम दे दिया इन्होंने, हमारे केमिकोलॉजी साइंटिस्ट जी ने, ठीक है दोस्तों। गोल्जी काय के अन्य नाम और भी है, देखिए गोल्जी मिश्रण भी बोलते हैं, सम्मिश्र, गोल्जी सोम भी बोलते हैं, गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं, गोल्जी उपकरण भी बोलते हैं, इसे बेकर की बॉडी भी बोलते हैं, बेकर की बॉडी। ये भी पूछा जाता है, बेकर की बॉडी किसे बोलते हैं? गोल्गी बॉडी को, ठीक है। डियोसोम भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये इसके अन्य नाम है, ये इसके अन्य नाम है, गोल्जी काय के अन्य नाम है दोस्तों, ठीक है। इनको आप देख लीजिए अच्छे। गोल्जी काय को तंत्रिका कोशिका में केंद्रक के पास किसने देखा था? हमारे कैमिलो गोल्जी ने देखा था। इस संरचना को उन्होंने क्या नाम दे दिया? गोल्जी काय दे दिया, ठीक है दोस्तों। आई बात समझ? चलते हैं अपन आगे। गोल्जी काय बहुरूपिया होते हैं, अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं में इसकी संरचना भिन्न भिन्न होती है। उनका मतलब वो जी बोल रहा है, जो गोल्गी काय होता है, गोल्गी बॉडी होती है, भिन्न भिन्न कोशिकाओं में इनकी संरचनाएं भिन्न भिन्न होती है। क्या कह रहा है वो? गोल्गी काय यानी गोल्गी बॉडी
बहुरूपिया होते हैं, अपना रूप अलग अलग रूप होता है उनका, अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं में इसकी संरचना भिन्न भिन्न होती है। ओके दोस्तों, क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं वो अपन से, कोशिकाओं में इसकी संरचना भिन्न भिन्न होती है, केवल इसी कोशिकांग में ध्रुवीयता पाई जाती है, केवल इसी कोशिकांग में, इसी कोशिकांग में, केवल इसी कोशिकांग में ध्रुवीयता यानी पोलरिटी पाई जाती है, ध्रुवीयता पाई जाती है, पोलरिटी पाई जाती है दोस्तों। ओके दोस्तों, समझ पा रहे हो आप बात मेरी या नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, बेकर ने इसे सूडान ब्लैक अभिरंजक से अभिरंजित किया और इसे विभिन्न शराब से संबंधित होना बताया, इसलिए इसको बेकर की बॉडी भी कहते हैं। बेकर जी थे, इन्होंने बताया कि सूडान ब्लैक एक अभिरंजक लिया, उन्होंने अभिरंजित किया उसको, रगा, और इसे विभिन्न शराब से संबंधित होना बताया, इसलिए इसको बेकर की बॉडी भी कहा जाता है। तो बेकर की बॉडी किसे कहते हैं? बेकर की बॉडी हम बोलते हैं गोल्गी बॉडी को, गोल्जी काय को, गोल्जी काय को, गोल्जी काय। ओके दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है किसको बोलते हैं, गोल्जी काय को। बेकर की बॉडी किसे बोलते हैं दोस्तों, गोल्जी काय को। ये गोल्गी एपरेटस है दोस्तों, ये दिखता है हमारा गोल्गी एपरेटस, ये है हमारा गोल्गी एपरेटस। देखिए ये दिख रहा है जी, ये दिख रहा है दोस्तों आपको, ये दिख रहा है, ये वाला पीला पीला, ये दोस्तों हमारी सिस्टरनी है। क्या है दोस्तों, हमारी सिस्टरनी। ये क्या, इसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टरनी। ओके दोस्तों, ये सिस्टरनी होती है। ये दोस्तों हमारा क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। ये वेसिकल्स हैं दोस्तों, ये दिख रहा है ना, ये वेसिकल्स है। पुटिका, हिंदी पुटिका बोलते हैं, वेसिकल्स। ये इसके अंदर ल्यूमेन है, ये ल्यूमेन है दोस्तों। ये क्या है, ये ल्यूमेन है, ये ल्यूमेन है, ल्यूमेन, ये ल्यूमेन है दोस्तों। इसके अंदर जो है ना भरा है वो ल्यूमेन है। ओके दोस्तों, ये क्या है, ल्यूमेन, ये ल्यूमेन है। इसके अंदर ये क्या है, ल्यूमेन है। ये दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, वो ल्यूमेन है। ओके दोस्तों, नीचे देख लो, न्यू फॉर्म वेसिकल। ये जो नई वेसिकल्स बनी है, जो नई वेसिकल्स बनी है वो है, देखो न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल्स, ये न्यू वेसिकल्स। देखिए ये बन रही है न्यू वेसिकल्स, ये न्यू वेसिकल्स है। ओके दोस्तों, देख रहे हो, न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल्स हैं, ठीक है। सीक्रेटरी वेसिकल्स, ये सीक्रेट कर देंगे वेसिकल्स को, सीक्रेट कर देंगे गोल्गी बॉडी, ये सेक्रेटरी वेसिकल्स। ये देखिए दोस्तों, तो ये हमारा गोल्जी, ये हमारा गोल्जी काय का क्या है दोस्तों, डायग्राम है गोल्गी एपरेटस का हमारा। दोस्तों गोल्गी एपरेटस का डायग्राम है हमारा, गोल्गी एपरेटस का क्या है दोस्तों, डायग्राम है हमारा। ये अच्छे से देखना है आपको, ठीक है। वो सिस्टर नहीं है, ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल से पुटिकाएं। ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला ए ल्यूमेन है दोस्तों। क्या है दोस्तों, ल्यूमेन, ल्यूमेन। ओके दोस्तों, ये न्यूली फॉर्म वेसिकल है, न्यूली मतलब नया फॉर्म, नया बना है वेसिकल्स, वो है ये वेसिकल्स। ओके दोस्तों, अब गोल्जी काय का कार, इसका गोल्जी काय का कार, गोल्जी काय का, ये गोल्गी एपरेटस का अपना डायग्राम है दोस्तों। वो सिस्टर नहीं है, ये वेसिकल्स हैं, ये ल्यूमेन्स है। ये आपको देखते चलना है अच्छे से डायग्राम को। ओके दोस्तों, ये सीक्रेटरी वेसिकल्स हैं, ये न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल्स हैं। तो दोस्तों आपको ये अच्छे से समझना है, ये गोल्गी एपरेटस का डायग्राम है। ओके, अब गोल्गी बॉडी के कार्य, फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी, फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी, यानी गोल्गी बॉडी के कार्य क्या होते हैं, उसका काम क्या है गोल्गी बॉडी का। गोल्गी बॉडी का दोस्तों काम क्या होता है, गोल्गी बॉडी का काम क्या होता है, तो गोल्गी काय का कार्य क्या है, अपन आगे देखते हैं। चले आगे दोस्तों, अपन श्राप करना, श्राप, सीक्रेट। गोल्गी तंत्र अपने शिश भाग, शिश भाग क्या होता है, दोनों अगर समान, दोनों तरफ समान हो उसे शिश भाग बोलते हैं, अपोजिट है दोस्तों तो उसे ट्रांस भाग बोलते हैं। ओके दोस्तों, गोल्गी तंत्र अपने शिश भाग के माध्यम से, किस भाग के, शिश भाग के माध्यम से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से विभिन्न पदार्थ प्राप्त करता है। किससे, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से विभिन्न पदार्थ प्राप्त करता है। किस भाग से दोस्तों, शिश भाग से। ओके दोस्तों, याद रखना है आपको अच्छे से। हाँ, इन पदार्थों को रासायनिक रूप से एंजाइम्स,
ग्लाइकोसल ट्रांसफेज, ग्लाइकोसल ट्रांसफेज से संबोधित किया जाता है। बेटा इन पदार्थों को रासायनिक रूप से कौन से एंजाइम से संबोधित किया जाता है? ग्लाइकोसल ट्रांसफेज से संबोधित किया जाता है, जिसे प्रोटीन और लिपिड का ग्लाइकोलेशन कहते हैं। तो प्रोटीन और लिपिड का ग्लाइकोलेशन कहां होता है? गोल्गी बॉडी। ओके दोस्तों, ये श्राप करना ये करते हैं, इसको देख लीजिए आप, ठीक है। देखिए आप, गोल्गी तंत्रिका अपने शरीर शिश भाग के माध्यम से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से विभिन्न पदार्थ प्राप्त करता है। इन पदार्थों को रासायनिक रूप से एंजाइम ग्लाइकोसल ट्रांसफेज से संबोधित किया जाता है, जिसे प्रोटीन और लिपिड का ग्लाइकोलेशन कहते हैं, ग्लाइकोसिलेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा है लाइसोसोम का निर्माण करना। अभी अपन ने पीछे देखा था लाइसोसोम में कौन कौन निर्माण कर रहा था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। भाई लाइसोसोम का निर्माण कौन कौन कर रहा था दोस्तों? देखो अभी अपन ने देखा था लाइसोसोम का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतः प्रद्रव्य जालिका और गोल्गी बॉडी, ये दोनों मिलकर कर रहे थे लाइसोसोम का निर्माण। तो क्या लिखा है? लाइसोसोम गोल्गी काय के परिपक्व भाग द्वारा निर्मित होता है, यानी मैच्योर भाग द्वारा निर्मित होता है। कौन? लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है वो गोल्गी इकाई के परिपक्व भाग के द्वारा निर्मित होता है, जो एसिड फॉस्फेट से भरपूर होता है। किससे? एसिड फॉस्फेट से भरपूर होता है। किससे भरपूर होता है? यानी उसमें क्या मिलेगा? एसिड फॉस्फेट भरपूर मात्रा में मिलता है। ओके दोस्तों, तो ये लाइसोसोम के निर्माण में भी काम आता है। तो गोल्गी बॉडी जो होती है यानी गोल्गी एपरेटस जो होता है वो लाइसोसोम के निर्माण में भी काम आता है। ओके दोस्तों, लाइसोसोम के निर्माण में भी काम आता है। प्रोटीन की छटाई करना, प्रोटीन की छटाई करना यानी क्या? इसका मतलब क्या है दोस्तों? सभी स्रावी प्रोटीन को सबसे पहले गोल्गी काय में ले जाया जाता है। जब हम प्रोटीन की छटाई करते हैं, प्रोटीन बनती है दोस्तों, तो सबसे पहले कहां जाएगी? गोल्गी एपरेटस में जाएगी, गोल्गी बॉडी में जाएगी, ले जाता है। फिर गोल्गी काय इनको कहां भेज देता है दोस्तों? अपने गतवत स्थानों जैसे लाइसोसोम, प्लाज्मा झिल्ली तक भेजता है। ये आगे पहले किस में जाएगी दोस्तों? प्रोटीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद गोल्गी काय में जाएगा। फिर उसके बाद गोल्गी काय अपने स्थानों जैसे लाइसोसोम्स, प्लाज्मा झिल्ली इनको आगे भेजता रहता है। कौन? गोल्गी बॉडी। यानी ट्रांसफर का भी काम करता है, ट्रांसफर का भी काम करता है। देखिए आप समझिए, सभी स्रावी प्रोटीन को सबसे पहले गोल्गी काय में ले जाया जाता है, गोल्गी काय यानी गोल्गी बॉडी में ले जाया गया। ओके दोस्तों, फिर गोल्गी काय इनको अपने गतवत स्थानों जैसे लाइसोसोम, प्लाज्मा झिल्ली तक भेजता है। कौन भेजता है? गोल्गी बॉडी। ओके दोस्तों, भेजता है। अगला पॉइंट चलें, जटिल पॉलीसैकेराइड का संश्लेषण। जटिल पॉलीसैकेराइड का संश्लेषण, तो ये जटिल पॉलीसैकेराइड का संश्लेषण भी करता है। जो गोल्गी एपरेटस होता है वो जटिल पॉलीसैकेराइड का संश्लेषण भी करता है। ओके दोस्तों, तो अपन को समझना है अच्छे से जटिल पॉलीसैकेराइड का संश्लेषण। पौधों में गोल्गी काय पौधों की कोशिका भित्ति में काम आने वाले जटिल पॉलीसैकेराइड को संश्लेषित करता है। यानी वो कह रहा है हमसे दोस्तों, पौधों में जो गोल्गी काय पौधे की कोशिका भित्ति में, पौधे की कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल में, पौधे की सेल वॉल में, प्लांट्स की सेल वॉल में काम आने वाले जटिल पॉलीसैकेराइड, काम आने वाले क्या? जटिल पॉलीसैकेराइड को संश्लेषित करता है, उसको बनाता है, संश्लेषित करेगा उसको। ठीक है दोस्तों, तो जटिल पॉलीसैकेराइड का संश्लेषण करता है गोल्गी बॉडी, प्रोटीन की छटाई भी करता है गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम का निर्माण भी करता है गोल्गी बॉडी दोस्तों। ओके दोस्तों, लाइसोसोम का भी निर्माण करता है। प्राप्त करना है गोल्गी शिश भाग अपने माध्यम से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से विभिन्न पदार्थ को प्राप्त करता है। ये भी मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, ये गोल्गी काय का कार्य है दोस्तों। ठीक है, ओके, चले आगे चलें दोस्तों। दोस्तों आज हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आगे हम और भी जल्दी आपको जो बच्चे कुछ सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको भी लाएंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा दोस्तों? लाइसोसोम पढ़ा, गोल्गी बॉडी पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स पढ़ा। ओके दोस्तों, तो आपको ये जो थ्योरी पढ़ाई गई है वो सभी एनसीईआरटी लाइनों के द्वारा पढ़ाई जा रही है। इसमें कोई भी फालतू की लाइनें नहीं ली गई हैं। आप विश्वास करें मेरा, मैं उन सभी लाइनों को उठा रहा हूं जो रेलवे, व्यापम, एसएससी में आ रही हैं। आप प्रीवियस ईयर्स की बुक देखिए, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी आया था कि कोशिका सफाई कर्मी किसे कहते हैं,
लाइसोसोम को, एक क्वेश्चन अभी आया था, रिसेंटली आया है ये क्वेश्चन। तो मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों, आप अच्छे से थ्योरी को कवर कीजिए, पहले पूरी थ्योरी को पढ़िए, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन भी लगाएंगे दोस्तों। और नेक्स्ट क्लास में अपन जल्दी मिलेंगे, कल नेक्स्ट क्लास आपको लेके आऊंगा और भी ज्यादा से ज्यादा अपडेट कराऊंगा आपको, जिससे आपको इसके बारे में, सेल के बारे में जल्दी हम इसको कंप्लीट कर सकें और क्वेश्चन भी लाएं। दोस्तों हमारा चैनल एग्जाम क्रैक इंस्टीट्यूट को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें। निवेदन है आपसे मेरा, सभी जितने ज्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे जल्द से जल्द आपके पास नोटिफिकेशन आएगा हमारे वीडियो का। लाइक करें, ठीक है दोस्तों, शेयर करें, जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे दोस्तों को जोड़ें, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है आपको। चलता हूं मैं, नमस्ते, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।